हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुका। कल हमने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था और आगे हम उसको स्टार्ट करते हैं उसी जर्नी को। अब है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके दूसरी चीज़ को समझाने के लिए, जिससे आप आसानी से उसे समझ पाएंगे। तो वो है हमारा क्या, समझिए। रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। देखिए बेटा, ये हमारा ग्लास स्लैब है। क्या है बेटा? ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब पर जैसे ही इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट, या कह सकते हैं इंसिडेंट रे आता है, यानी जैसे इंसिडेंट रे पड़ता है तो वो नॉर्मल की क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन ग्लास स्लैब इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अब देख पा रहे होंगे इसी जगह पर यहाँ पर एंगल बनता है आई और यहाँ पर बनता है एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी से अगर हम समझे, आप समझ पा रहे होंगे कि वैसे लाइट रेज को या रे ऑफ लाइट को सीधे जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए बेटा? सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ना जा करके क्या हो गई बेटा? बैंड हो गई। क्या हो गई बेटा? बैंड हो गई। देखिए, उसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन वो सीधे ना जा करके क्या हो गई? बैंड्स हो गई। बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। अगर आगे देखें, यानी इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हमारा यहाँ से, और यहाँ पर हम आगे जैसे ही देखें तो ये हमारा नॉर्मल। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा एंगल है आर, क्योंकि अंदर से ये, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है ई। तो ये हमारी कौन सी रे है बेटा? एमरजेंट रे। कौन सी रे है? एमरजेंट रे। ये कौन सी थी बेटा? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी थी हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बेटा, ये कौन सी थी? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? इस ग्लास की वजह से, इस ग्लास स्लैब की वजह से हुआ। कैसे हुआ? यहाँ पर कैसा मीडियम था बेटा? एयर। और यहाँ पर कैसा मीडियम है? ग्लास। यहाँ पर कैसा मीडियम था बेटा? एयर मीडियम। और यहाँ पर कैसा था? ग्लास मीडियम। हम दूसरी भाषा में बोले तो यहाँ पर रेयर मीडियम था और यहाँ पर कैसा था बेटा? डेंसर मीडियम। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यानी अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा देखिए, ये हमारा ग्लास स्लैब की बात कर रहे थे। अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा मीडियम था बेटा? एयर। और ये हमारा था रेयर। यानी एयर मीडियम जो था, इसी को हम क्या बोल सकते बेटा? रेयर मीडियम। और जो हमारा ग्लास था उसको हम कौन सा मीडियम बोल सकते हैं? डेंसर। यानी जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस पर पड़ा तो ये क्या हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे ही फिर आगे गई तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इमेज, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था मैं आपको कि यही सिचुएशन क्या कहलाती है बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यही सिचुएशन क्या कहलाती है बेटा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। कैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट? फिर थोड़ा सा क्या हो गई बेटा? ये हमारी बैंड हो गई। थोड़ा सा क्या हो गई बेटा? हमारी बैंड हो गई। दोबारा से देखिए कि जो लाइन या इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, जो इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, वो हल्का सा क्या हो गया? बैंड हो गया। यही रिफ्लेक्शन है और यही कहलाता है लेटरल, क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। यही हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए चलिए चलिए, अरे खुल जा समझिए। देखिए, अब आ चुके हैं उसकी थ्योरी पर। देखिए बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि व्हाइल द इंसिडेंट एंड एमरजेंट रेज आर पैरेलल। क्या कहना चाह रहा है? कि आपको ये बता रहा है कि अगर आप देखें, किसको देखें? किसको देखें बेटा? ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको देखें तो यहां पर
ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये इमर्जेंट रे जो है, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे को अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या समझ आ रहा है, समझ में आया? यानी अगर हम इंसिडेंट रे और उसको देखें तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको उठा देते हैं। They are not collinear. The light ray is shifted sideways due to the reflection. यानी जो लाइट की रेज अभी मैंने बताया था वो कैसी हो जाती है बेटा, शिफ्ट हो जाती है रिफ्लेक्शन की वजह से। This perpendicular distance between original path and the light ray, the emergent ray, is called lateral displacement. कितनी इजी लैंग्वेज में बताया था, क्या बताया था मैंने, दोबारा सुन लीजिए। This perpendicular distance between original path of light ray and the emergent ray is called lateral displacement. कोई दिक्कत? चलिए एक बार और इसको मैं अब इजी वे में बताता हूँ आपको। इजी वे में कैसे बताता हूँ सुनिए, कि हमारी जो ग्लास स्लैब थी इसको मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए, बहुत इजी। क्या कह रहा है कि जब इंसिडेंट रेस पर, ये इंसिडेंट रे हमारा, ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। वो ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे जब परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ग्लास स्लैब के, ये परपेंडिकुलर से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। यानी जो हमारी रे ऑफ लाइट है ये क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, बताया था। तो ये क्या हो जाती है बेटा, बैंड हो जाती है। ठीक है, जबकि जाना कैसे चाहिए था, उसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट जाना चाहिए था। यही बैंड हो जाना, यानी इंसिडेंट रे का बैंड हो जाना और रिफ्लेक्शन में चेंज होना है, रिफ्लेक्टेड रे बन जाना ही क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, अरे डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ, जो भी सीधा जा रहा था वो भी लाइट रे का, या फिर कह सकते हैं एमर्जेंट रे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एमर्जेंट रे भी क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ओवरऑल ये समझ लीजिए कि जब इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब पर टकराई, टकराने के बाद वो बैंड हुई, जबकि उसे स्ट्रेट जाना चाहिए था। तो ये बैंड होना है वो रिफ्रैक्शन है, लेकिन स्ट्रेट जाना तो जो बीच का डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का, परपेंडिकुलर, यानी जिसको आपने नॉर्मल बोला है, तो यानी जिसको आपने क्या बोला बेटा, नॉर्मल बोला है, तो वही परपेंडिकुलर है, यानी उसी नॉर्मल और ओरिजिनल पाथ, यानी स्ट्रेट जाना था उसे, उसके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी उसी का झुकाव, उसी का बैंड हो जाना क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे स्थिति में जब वो डेंसर से रेयर हो जाती है, ग्लास से बाहर निकलती है एयर में, तो वहां पर भी एक पोजीशन आती है, वो बस इतना है कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के में कितना थिक है, कितना मोटा है, ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज और एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बात को हमें किससे ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो इसी पे डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है हमारा क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या डिपेंड करता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाए। चलिए बेटा, इनको मैं दोनों को अलग कर देता हूँ, अब समझा देते हैं। देखिए बेटा, मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको हम थोड़ा सा कवर अप कर देते हैं, आगे चलते हैं, एक और बना लेते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे,
हमारा नॉर्मल, ठीक है बेटा जी, और ये हमारा रिफ्लेक्शन। अब आप इन दोनों पे डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो रिफ्लेक्शन भी कैसा है, छोटा है। यही सिचुएशन इमरजेंट में होगा। तो इससे क्या पता चलता है, स्नेल लॉ आगे हम पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा कि यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हुए चलते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, और यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते हुए चलते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता हुआ चलता है। समझ में आया बेटा? इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा वाला, सुनिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ये समझिए, अभी मैंने चित्र में बताया था कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही जगह पर थे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक पर थे। दोबारा से छोटा सा एक मैप बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको मुझे लगता है प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा इंसिडेंट रे था, ठीक है, और इसमें हमने एक नॉर्मल डाला, ठीक है बेटा। नॉर्मल डालने के बाद ये हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ। तो आप देखिए, यानी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा, और ये क्या है हमारा नॉर्मल। ये सभी कैसे हैं हमारे, एक ही जगह पर है। सभी कैसे बेटा, एक ही जगह पर है, एक ही जगह मतलब एक ही पॉइंट पर है। किस पर बेटा, एक ही पॉइंट पर। यही को समझा रहा है। क्या समझा रहा है बेटा, दोबारा समझा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सभी कहां पर है बेटा, एक ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है, सभी सेम प्लेन पर है। आप देख पा रहे हो सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है, सेम प्लेन पर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। स्नेल लॉ, अब समझते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, sign of incidence to the sign of angle, to the sign of angle of refraction is constant। क्या कह रहा है कि sin i, क्या कह रहा है बेटा, sin i कांस्टेंट है किसके, sin r के। यहां पर बताया हूं sin i किसके, sin r के बिल्कुल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो sin i अपॉन sin r, ये क्या शो कर रहा है हमारा कि ये कांस्टेंट है। लेकिन कब, जब गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया में, यानी एक मीडिया दी गई है, एक माध्यम है, जैसे एक माध्यम दिया गया है, उस माध्यम में जो इसका वैल्यू है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। हो सकता है टिपिकल ना लगे आपको, मैं तो यही चाहूंगा टिपिकल ना लगे। सॉरी, वो क्या है बेटा कि सपोज कीजिए कि एक एयर मीडियम होगा और एक वाटर। अगर एयर मीडियम में स्पीड होगी तो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, ठीक है, समझ आ रहा है। अब वाटर में भी होता है। अब इसमें क्या होगा कि जब इस मीडियम में, यानी इसके मीडियम को चेंज ना करें, इसके मीडियम को चेंज ना करें, तो कितना भी साइन आई का वैल्यू, यानी कोई भी एंगल बना रहा है, मान लीजिए अभी बताया था मैंने स्नेल लॉ में 30, सपोज कीजिए यहाँ पर 37 होना है, सपोज कीजिए यहाँ पर 48 हो साइन, यानी साइन आई पर ध्यान दीजिए 48 हो, मान लो ये 57 हो जाए, तो जितना साइन आई का एंगल बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही साइन आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे ये 60 है 30 का, तो 30 का डबल हो गया, अब इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, इसका कितना हो जाएगा 96, इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। तो कहने का मतलब ये जो मैंने अभी समझाया था, क्या समझाया था आपको कि जैसे यहाँ पर हमने समझा था टुवर्ड्स द नॉर्मल ये हो रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें कि इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पर एंगल कैसा बन रहा है, बिल्कुल छोटा, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बिल्कुल कम होता चला जाएगा
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा, और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि एंगल ऑफ, अब मैं इसको दूसरा तरह से समझ लेता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर आप देखें 30 है, तो हमारा एंगल ऑफ आर कितना दिया गया 60। अब इसको मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाते ही 37 हो गया, तो यहाँ 74। यानी समझाने की बात ये निकल कर आई, शॉर्ट में समझिए कि जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लेकिन किसमें, गिवन पेयर ऑफ मीडियम, उसी मीडियम चेंज होने पर अंतर आ जाएगा। मान लीजिए एयर और वाटर की बात कर रहे थे, अब मैं वाटर की जगह पर डायमंड ले लेता हूं, तो यहां पर अब ये कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये अलग हो गया, क्योंकि एक मीडियम चेंज हो गया। यानी अब समझने की बात है कि एयर और वाटर यानी यही मीडियम है, बस हर बार मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर बढ़ाता हुआ चलूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता हुआ चलेगा, ठीक है। और यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाता हुआ चलूंगा तो वो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घटता हुआ चलेगा। यही हमारा अगला है, इसने लॉ जो अभी नीचे दिया है। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से करते हैं, ये बताया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम में, मीडियम मतलब मीडियम का प्लूरल है, कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंजेस आते हैं वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी इसे हम कह सकते हैं v1 अपॉन v2, आगे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको शॉर्ट में, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या लिख रहा है बेटा 1, और नीचे क्या लिख रहा है बेटा 2। तो अब इसके लिए क्या दिया गया, सुनिए क्या है यहां पर, सुनिए कि n21 इसका मतलब हुआ, दोबारा समझ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, n21 v1 अपॉन v2, यानी आप नीचे वाली वैल्यूज को आगे लिख रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को पीछे लिख रहे हैं। वैल्यू का मतलब मीडियम को, यानी आप सेकंड मीडियम को आगे लिख रहे हैं और फर्स्ट मीडियम को पीछे लिख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n21। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि n12 बोलूं, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि हमने मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1 कर दिया। समझ में आया, सुनिए तो क्या समझाना चाह रहा है, अब इसको पढ़ना सीखते हैं कि n21 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम। आप सर जी कर दीजिए, चलिए इसको मैं इजी ही कर देता हूं आपके लिए अपनी भाषा में। मैं अपनी भाषा में इजी कर देता हूं, सुनिए इजी कर देते हैं अपनी भाषा में। देखिए बेटा कि मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, पहले तो इसे ध्यान से देखिए। इसको दूसरे तरीके से समझिए, v1 अपॉन v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे किससे डिनोट करते हैं, n से या म्यू से भी करते हैं, तो v1 अपॉन v2, ठीक है। अब इसको हम आगे लिखे वैल्यूज में, तो n या नीचे वाली जो वैल्यू है v2 इसे आगे लिखा जाएगा, ऊपर वाला जो मीडियम है उसे बाद में लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा v1 अपॉन v2। बताइए समझ में आया। अगर मैं लिख देता हूं n12, इट मींस कि v2 अपॉन v1, कुछ समझ में आया। अब इसका मैं आपको रिलेशनशिप समझाता हूं। रिलेशनशिप समझिए बेटा कि देखिए ये मीडियम 2 है लेकिन पहले लिखा गया है, ये मीडियम 1 है नीचे लिखा गया। इसी के आधार पर सोचिए ये मीडियम 1 है, यानी नीचे वाला जो यहाँ पर लिखा गया, और ये मीडियम 2 है ये, तो मीडियम का फर्क नहीं है यहाँ, बल्कि न्यूमरेटर
और अपॉन डेनोमिनेटर का फर्क है। तो कहने का मतलब ये है डेनोमिनेटर पहले लिखा जाएगा, न्यूमरेटर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे, इसे समझते हैं। इसे बोलेंगे कैसे, ये समझते हैं। देखिए बेटा, बोलेंगे कैसे, अगर हम देखें N21 तो यहां पर बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बस इसे क्या करना है, विद रेस्पेक्ट टू करना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं आपको याद ही करा देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, ब्लैक विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ब्लैक। अब आपको उसको फिलअप करना है। अब आपको इसको क्या करना है बेटा, फिलअप करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, फिलअप करना है इसको। ठीक है बेटा, अब इसे हम फिलअप करते हैं। चलिए, कैसे फिलअप करना है देखिए, अभी सिखाते हैं कि हमने बोला, अब मैंने लिखा N21, तो कैसे फिलअप होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2 हो गया, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। बताइए समझ में आया कि? ठीक है सर जी, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब इसे हमसे दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं कर देता हूं N12, क्या लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। बताइए समझ में आएगा? यही था, यही था बेटा, बस और कुछ नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे समझिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निश्चित, बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। यानी वैक्यूम और एयर में तो आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है N = C/V। ठीक है, तो C का मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। C किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V का मतलब है फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसको मैं वैसे समझा देता हूं, कैसे, सुनिए कि C क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और V क्या है हमारा, अभी बताया था मीडियम की बात है, बस कोई तो। अगर हम C/V लिख देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को हम थोड़ा लेंथी या लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की शिकायत आती है कि सर बहुत लंबा हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता है। उतना ही पढ़ाया है जितना आपको समझ में आ सकता है और आसानी से समझ पाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे मिलते हैं, जुड़े रहिए चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।